हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विथ योगेश मिरगानी में। तो हमने सीबीएसई ने जो प्रैक्टिस पेपर रिलीज़ किया था उसके सॉल्यूशन की 2 वीडियो बनाई हुई थी, जिसमें पहली वीडियो में हमने सेक्शन ए कवर किया था और दूसरी वीडियो में हमने सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर अप किया था। सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिसको हम क्या करते हैं इन वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 29 और उसका भी कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला जो आपको और में दिया था। In the figure below, M and N are the centers of two semicircle having radii 9 cm and 16 cm respectively. ST is a common tangent. PQ की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपको एक फिगर दिया है जिसमें आपको 2 सेमी सर्कल दिए हुए हैं, एक की रेडियस 9 है, एक की रेडियस 16 है। तो ये छोटे वाले की कितनी होगी, 9 होगी। मतलब ये रेडियस कितनी होने वाली है, 9 होने वाली है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये बड़े वाले की 16 होने वाली है सेंटीमीटर में। एस टी एस और जो टी है ये एक लाइन है, ये कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल के लिए भी और इस सर्कल के लिए भी। आपको क्या निकालना है, पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इस एम पॉइंट से पी पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये आपका कितने का डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, और ऐसे ही एन को क्यू से मिलाएंगे। इस तरीके से। तो आपको पता होगा ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो बीच का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये एंगल अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का बन जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा एम पी इज पैरेलल टू एस टी। सो एंगल एम पी क्यू की वैल्यू 90, सिमिलरली एंगल एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एस टी। तो वहाँ से आप लिखेंगे एंगल एन क्यू पी की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। अब हमको ये पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालने की हमारी प्रोसेस क्या होगी, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल क्या खींचेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, वो आपका कंस्ट्रक्शन होगा। तो जैसे कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से ये लाइन है, इसके पैरेलल देखते हुए मैंने क्या खींची है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी है। ये वाली वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, इसका नाम हमने कुछ लेट से ए कर दिया। तो हमने क्या करी, पी क्यू एक लाइन ड्रॉ करी एम ए विच इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ से हम लिखेंगे पी क्यू और एम ए हमारी क्या हो गई है, पैरेलल हो चुकी हैं। साथ में ये दोनों जो लाइन्स हैं ये क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस सेम लाइन पे। मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का। तो इनके बीच में हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये दोनों लाइन्स भी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन्स भी पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि ये क्या बनने वाला है, बेसिकली आपका पी क्यू ए एम क्या बनने वाला है, एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। मतलब पैरेललोग्राम मतलब जिसकी आमने सामने की साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। दूसरी बात, ये साइड क्योंकि हमने इस पॉइंट से बिल्कुल पैरेलल लाइन खींची है, मतलब जो डिस्टेंस यहाँ मेंटेन की हुई है वही डिस्टेंस यहाँ भी मेंटेन की हुई है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस है सेम ये डिस्टेंस आने वाली है। ये क्या है, आपकी रेडियस है इस वाले सर्कल की जो आपको 9 गिवन है। तो इस पॉइंट से क्यू पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या होने वाली है, आपकी 9 सेंटीमीटर होने वाली है। पूरा का पूरा एन क्यू क्या है, आपका रेडियस है बड़े वाले सर्कल का। बड़े सर्कल की रेडियस क्या है, 16 है। बिकॉज हमें क्या एन क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है। तो एन क्यू की वैल्यू पूरी 16 है। ए क्यू की वैल्यू इसकी वजह से 9 आ चुकी है, तो पूरी 16 में से 9 कट करेंगे तो एन ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो ये छोटा सा पोर्शन है इसकी वैल्यू आपको 7 मिलने वाली है। तो यहाँ से आपकी एन ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो इस साइड की जो लेंथ आएगी वो इस साइड, मतलब और ये एक रेक्टेंगल भी बन गया। रेक्टेंगल क्यों बना है, बिकॉज इस वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल है, इस वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल है। साथ में ये और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, इंटरनल एंगल्स होंगे। और इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। मतलब अगर ये 90 है तो ये भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। 90 90 जोड़ के तभी आपका 180 आएगा। तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चार की चार साइड्स क्या हैं, मतलब चार की चार वर्टिसेस पे 90 डिग्री का एंगल जनरेट हो रहा है। साथ में आमने सामने की साइड्स भी क्या है, बराबर है। तो बेसिकली हम ये ना निकाल के क्या निकालेंगे, ये वाला साइड निकाल लेंगे। मतलब पी क्यू निकालने के बजाय हम ए एम निकालेंगे। तो और पी एम और पी क्यू क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि पी एम ए क्यू इज़ अ रेक्टेंगल, सो पी क्यू इज इक्वल टू ए एम।
अब ए एम कैसे निकालेंगे, बिकॉज ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपका जो ये एंगल बन रहा है एन ए एम, ये क्या बन रहा है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो ए पे क्या है 90 डिग्री का एंगल, ए पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसके सामने क्या पड़ती है, हाइपोटेनियस पड़ती है, मतलब ये साइड आपकी हाइपोटेनियस हो गई। इसको अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे इसमें, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप लिखेंगे एम एन का स्क्वायर, एम एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। एम एन कितनी है, पूरी की पूरी एम एन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 9 है, ये 16 है, तो 16 और 9 मिला के हो गया 25। तो ये 25 का स्क्वायर होने वाला है। ए एन की वैल्यू 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए एम आपको निकालना है। ये 625 बनेगा, ये 49 बनेगा। अगले स्टेप में दोनों घटाएंगे तो 625 में से 49 घटाना पड़ेगा, वो आएगा आपका 576 इक्वल टू ए एम का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब अंडर रूट लेंगे तो 576 का अंडर रूट आता है 24, मतलब ए एम, ये ए एम आपका क्या आ गया 24 आ गया, और यही ए एम किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो आपका पी क्यू भी कितना आ जाएगा 24 यूनिट सेंटीमीटर में दीजिए, सेंटीमीटर। 30 क्वेश्चन है, प्रूव डेट, आपको एक इक्वेशन दी है, आपको ये प्रूव करना है cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहले हम एल को सॉल्व करेंगे, देन आर को, दोनों की वैल्यू हमने क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। एल सॉल्व करेंगे तो हमने बस नॉर्मल प्रोसीजर लगाना है सिंप्लीफिकेशन का। ये आप देख रहे हैं cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x गिवन है। 4 पावर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी 4 पावर को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने 2 पावर अंदर कर दी, 2 पावर बाहर कर दी, मतलब cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये आप इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इसको एक बार आपको ए प्लस बी करना होगा, एक बार आपको ए माइनस बी करना होगा। तो ये मैंने ए प्लस बी कर दिया है और ए माइनस बी कर दिया है। नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन दोनों का एलसीएम कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होना है। अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करेंगे तो अगेन ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा, मतलब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बनेगा, और इसकी जगह 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 हो चुका है। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस वाले टर्म को ओपन करके आया है। नीचे से ये कॉस एक्स कहाँ चला जाएगा, रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नीचे ही रहेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वाला टर्म कर रहा है, तो आपका क्या बच रहा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका एल एच एस बन गया। अब आप आर एच एस सॉल्व करेंगे, तो आर एच एस में है कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉट एक्स को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, प्लस 1 की जगह प्लस 1, सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स, कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में एलसीएम जो लिया है आपने साइन एक्स। ये फ्रैक्शन को जब पलटेंगे तो कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर चले गया, 1 नीचे आ गया। अगेन देखेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, आपका क्या बच रहा है कॉस एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यही आपका क्या आ रहा था, एल एच एस भी आ रहा था, यही आपका यही एल एच एस भी आ रहा था, यही आर एच एस भी आ रहा था, तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस के बराबर आ गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो चुका है। 31 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड हैज सेक्शंस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12 एज शोन बिलो। ये एक हमारा क्या है डार्ट बोर्ड है, जिसमें 1 से लेकर 12 तक क्या लिखे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं। प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट। उनको क्या करना है, एक प्रेडिक्शन करना है और एक डार्ट थ्रो करना है। दे विन इफ देयर डार्ट लैंड्स ऑन द सेक्शन that matches their prediction. Arya says my dart will land on a composite number. Basir says my dart will land on an even number. और Kathy says my dart will land on a factor of 12. फिर आपको ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, आपसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शंस अकरिंग एंड डिटर। आपको क्या करना है, मतलब जो उनके क्या है प्रेडिक्शन थे उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, देन आपको चेक करना है किसकी हाईएस्ट विनिंग चांसेस हैं। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी किस तरीके से है, क्योंकि जब आप डायग्राम देखेंगे
तो आपके सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो ये आपका डार्ट है, तो जैसे 9, 10, 11, 12 ये जो नंबर है ये बड़े एरिया में आ रहे हैं, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोटे साइज़ के नंबर में आ रहे हैं। मतलब इसके लिए स्पेस क्या है, छोटा है। और 9 के लिए क्या है, बड़ा है। 10 के लिए क्या है, बड़ा है। 11 के लिए बड़ा है। 12 के लिए बड़ा है। तो अगर कोई इसको नॉर्मली करना चाहता तो क्या हो सकता था, सीधे सीधे वो क्या करता, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो पहला केस जो आर्या का था उसमें कंपोजिट नंबर लेने थे, तो हम देख लेते कि 1 से 12 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 6 आते हैं। तो फेवरेबल केस में 6 चले जाता, अपॉन में टोटल केस 12 होता, तो 6/12 आंसर हाफ आ जाता। अगर नॉर्मल केस होता, नॉर्मल मतलब अगर सारे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती, सारे नंबर्स के अकरिंग होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती। मगर हमें दिख रहा है कि जब हम क्या करेंगे, डार्ट अपना इसमें फेंकेंगे तो 9, 10, 11, 12 की क्या है, आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्पेस दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर जिनकी मतलब जिनके लिए बड़ा स्पेस है उनको अलग लेना पड़ेगा, और जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, मतलब जिनके लिए स्पेस कम है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग करना पड़ेगा। तो डायग्राम के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अलग बनेगी। और जो बचे हुए रेस्ट के नंबर हैं वो कौन से हैं, 9, 10, 11, 12 इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अलग बनेगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आएगी, तो वो जो स्क्वायर दिया हुआ है, हमें पता है किसी भी चीज़ की जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो वो इस तरीके से आपका बना हुआ है कि हर स्क्वायर के साइड के हर सेंटर को मिला के क्या बना रखा है, एक आपका एक नया स्क्वायर बना रखा है जो बड़े स्क्वायर के अंदर है। तो आपको दिखेगा जो बड़े स्क्वायर का एरिया है, अंदर वाले का क्या है, उसका आधा एरिया है। मतलब अगर पूरे की प्रोबेबिलिटी 1 है तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गई है। अंदर आएंगे तो मतलब अंदर आएगी तो आधे में बढ़ गई, बाहर आएगी तो आधे में बढ़ गई। तो मतलब बेसिकली जो आपके बाहर छोटे स्पेस पे नंबर आने वाले नंबर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ का। और जो अंदर वाले बड़े स्पेस में आ रहे हैं उनके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर पूरे स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 है तो हम देख रहे हैं आधे स्पेस में हमारे छोटे नंबर आ रहे हैं, बीच वाले में हमारे बड़े नंबर आ रहे हैं, और ये छोटे वाले हिस्से में क्या आ रहे हैं, छोटे नंबर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहे हैं। और ये छोटे वाले हिस्सों को मिला के जितना स्पेस बनेगा उतना ही क्या होगा, बड़े हिस्से को ये अंदर वाले स्क्वायर को बना के बन रहा है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। टोटल 1 थी तो 2 हिस्सों में बट रही है तो हाफ हाफ हो जाएगी। अब आप अपना पहला केस लगाएंगे कि आर्या ने बोला था उसको कंपोजिट नंबर चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्या, मतलब आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्या के केस की प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। आर्या को चाहिए था कंपोजिट नंबर। यहाँ देखेंगे 4 कंपोजिट है, 6 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है। मतलब फेवरेबल कंडीशन कितनी है, 3 नंबर उसके फेवर में है, अपॉन टोटल कितने नंबर हैं, 8 नंबर हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से अगर उसका कंपोजिट नंबर आएगा तो 3/8 हो जाएगी। मगर इन सारे नंबरों की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, तो इसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही इसका कंपोजिट नंबर इस वाले फेड से भी आ सकता है। तो एक कंपोजिट नंबर 10 है, एक 9 है, एक 12 है। तो यहाँ से 3 नंबर उसके फेवर में जाएंगे, और टोटल केस यहाँ पे 4 है, और यहाँ की भी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या करना है, हाफ करना है। और ये क्या है, दोनों ही सेम केस की प्रोबेबिलिटी है, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसको सॉल्व करने निकलेंगे आप, तो ये बन रहा है आपका 3/16 प्लस ये बन रहा है 3/8। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। 8, 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा। ये बेसिकली आपका ऊपर 9 आ जाएगा सॉल्व करके। देन आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बशीर निकालनी पड़ेगी। बशीर ने बोला था उसे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। अगेन यहाँ इवन नंबर चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, मतलब फेवर में 4 जा रहे हैं। टोटल केसेस कितने हैं, 8 हैं। और इस पूरे हिस्से की प्रोबेबिलिटी को हाफ करना है, तो हाफ हो चुका है। यहाँ पे इवन नंबर 2 हैं, टोटल केस 4 हैं, और इस पूरे हिस्से की प्रोबेबिलिटी को भी आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 2 से 8 हो जाएगा,
ये 2 2 4 हो जाएगा, मतलब ये 1/2 मिला के क्या बनेगा आपका 1/4 प्लस 1/4। तो 1/4 और 1/4 को मिला के क्या बनता है आपका हाफ बन जाता है। तो बशीर की क्या है प्रोबेबिलिटी इतनी है, मतलब बशीर के केस की प्रोबेबिलिटी इतनी है। देन कैथी की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैथी लिखेंगे। कैथी की प्रोबेबिलिटी क्या है, फैक्टर्स ऑफ 12 देखने हैं। तो यहाँ फैक्टर्स ऑफ 12 देखेंगे तो 1 फैक्टर में आता है, 2 भी फैक्टर में आता है, 3 भी फैक्टर में आता है, 4 भी फैक्टर में आता है, 5 नहीं आता है, 6 आता है। तो यहाँ कितने नंबर पढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फेवर में पढ़ेंगे। टोटल केस 8 है, इंटू 1/2 हो जाएगा। यहाँ कोई 12 का फैक्टर है, हाँ एक 12 का फैक्टर 12 होता है, तो यहाँ फेवर में सिर्फ एक ही नंबर है, अपॉन 4 टोटल है, इंटू यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको हाफ करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/16 बनने वाला है, ये 5/16 प्लस ये क्या बनने वाला है आपका 1/8। अगेन जब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। ये आपका बनने वाला है 5 और 2 7/16। तो अब उसने ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, तीनों का कंपैरिजन करना है कि कौन क्या है बड़ा है और कौन छोटा है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है आपका 0.5 आने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 90 हो जाएगा, 16 5 80 होता है, 10 बच जाएगा 100 हो जाएगा, 16 6 96 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 16 2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसी आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 70 होगा, 16 4 64 होगा, 60 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इतना आ रहा है। तो तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो ये सबसे छोटा है, ये 0.5 है, ये 0.5 से बड़ा है, मतलब आगे के केस की क्या है प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस हैं उसके विनिंग के। देन बढ़ते हैं आप सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी क्या बोलता है हमारा, सेक्शन डी है 32 क्वेश्चन है। सेजल स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर सी सेल्स ईयरिंग्स ऑनलाइन। सेजल ने बिजनेस स्टार्ट किया जहाँ वो ईयरिंग्स क्या कर रही है, सेल कर रही है ऑनलाइन। सी मेड ₹12,000 इन सेल्स इन हर फर्स्ट मंथ। उन्होंने जो पहले मंथ की सेल करी है उसमें उसने 12,000 रुपये कमा रखे हैं। सेकंड मंथ की सेल के लिए उसने क्या किया, वैन सी डिक्रीज द प्राइस ऑफ हर प्रोडक्ट बाय ₹20, मतलब सेकंड महीने में क्या किया उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस ₹20 घटा दिया है। तो उसकी जो सी सोल्ड 40 मोर आइटम्स, और उसने क्या कर रखे हैं पहले के कंपैरिजन में 40 आइटम ज़्यादा सोल्ड करें, एंड इंक्रीज हर टोटल सेल्स बाय 2,000। और उनकी और जो उसकी पहले मंथ की जो सेल थी सेकंड मंथ की सेल का रखी उससे 2,000 रुपये ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको निकालना है एट व्हाट प्राइस शी सेल द ईयरिंग्स इन द सेकेंड मंथ। उसने सेकेंड मंथ में जो ईयरिंग है वो किस रेट में बेचे हैं। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज़ लेट करनी पड़ेगी, जो जो वैल्यूज़ आपको मतलब लगता है कि अननोन है। जैसे उसने बोला है कि प्राइस क्या कर रखा है ₹20 डिक्रीज़ किया है, तो मतलब पहले इनिशियल केस का कुछ प्राइस हुआ होगा। ऐसे ही उसने बोला है कि सेकंड केस में क्या रखे हैं 40 आइटम्स ज़्यादा बिके हैं, मतलब पहले केस में भी आपके कुछ आइटम्स बिके होंगे उससे 40 आइटम ज़्यादा बिके हैं। तो मतलब आपको इनिशियल केस के ईयरिंग्स का प्राइस और कितने आइटम आपने ईयरिंग के बेचे हैं वो आपको लेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने लेट किया, लेट इनिशियली सेजल सेल्स वाई ईयरिंग्स, मतलब उसने वाई ईयरिंग्स बेच दिए एट कॉस्ट ऑफ ₹X पर ईयरिंग, मतलब एक ईयरिंग की कॉस्ट ₹X मान के उसने टोटल वाई ईयरिंग बेच दी है। तो इससे उसका टोटल मतलब टोटल अमाउंट कितना बनेगा। अगर आपको पता है कि जैसे एक चॉकलेट का प्राइस ₹10 है, अगर आपको 4 चॉकलेट बेचनी होगी तो 4 × 10 करके 40 आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको वाई ईयरिंग बेचनी है और एक ईयरिंग का प्राइस ₹X है तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा X × Y। तो पहले मंथ के हिसाब से कंडीशन क्या थी, X × Y हमारा वैसे आ रहा है वेरिएबल की फॉर्म में, और अमाउंट की फॉर्म में उसने अमाउंट की फॉर्म में 12,000 दिया हुआ है फर्स्ट मंथ की सेल के हिसाब से। इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। देन क्या है सेकंड मंथ में क्या कर रखा है, सी डिक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बाय ₹20 उसने घटा दिए हैं, मतलब पहली बार आपने X रखा तो अब न्यू प्राइस होगा X - 20। और 40 आइटम ज़्यादा बिके हैं, पहली बारी में वाई बेची थी तो अब Y + 40 बेचेंगे। और वहाँ से उसने एक कंडीशन और देखी कि आपकी जो टोटल सेल है वो भी ₹2,000 से बढ़ी है, मतलब पहले केस में अगर 12,000 हुई थी तो अब क्या होगी ₹2,000 बढ़ जाएगी, मतलब 12 में 2 जोड़ोगे तो 14,000 हो जाएगा। अगेन 14,000 कैसे आया होगा, प्राइस को कितने आइटम है आइटम की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो आइटम्स हैं Y + 40, एक आइटम का प्राइस इस केस में X - 20 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
14,000 आना है। इसे सॉल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालोगे या वाई की। तो हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, बिकॉज उसने लास्ट में क्या पूछा है, प्राइस पूछा है। तो हम खाली वाई की वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, प्राइस एक्स से आएगा तो सीधे एक्स निकालेंगे। तो हमने क्या करा है, इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई किया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मैंने 12,000 पुट करी है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें दिख रहा है कि पूरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, 20 कॉमन आ रहा है। तो पूरी इक्वेशन से मैंने 20 से डिवाइड करके इसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 140 में चेंज कर दिया है। अभी भी हमारी इक्वेशन में एक्स और वाई आ रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आंसर एक्स में आ जाए, मतलब हमें वाई की वैल्यू किसके टर्म्स में रखनी पड़ेगी, एक्स के टर्म्स में। तो ये वाई की वैल्यू आप एक्स के टर्म्स में रखेंगे, कहाँ से, ऊपर की इक्वेशन से, यहाँ से एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000 अपॉन एक्स। तो वही वैल्यू हमने वाई की जगह यूज़ करी है 12,000 अपॉन एक्स। एलसीएम लेने के बाद आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जहाँ पे आपको 12,000 के ऐसे फैक्टर करनी है कि घटा के -140 आ जाए, नहीं ये है इक्वेशन सॉरी। और जहाँ पर आपको क्या करना है, 6,000 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा के 70 आ जाए। तो 6,000 के फैक्टर होते हैं 120 और 50। तो -120 + 50 करेंगे, यहाँ से आपकी दो वैल्यूज आएंगी और दो फैक्टर बनेंगे x + 50, x - 120। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और x प्राइस है तो नेगेटिव नहीं होगा। इससे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू x - 120 का तो 0 करेंगे तो x की वैल्यू 120 रुपीज़ आने वाली है। x क्या थी, हमारे पहले मंथ की प्राइस थी। सेकंड मंथ में क्या किया था, उसने 20 रुपये घटा दिए थे, तो मतलब 120 में से अगर आप 20 रुपीज़ घटाएंगे, सेकंड मंथ का प्राइस निकलेगा ईयरिंग का, विच इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसको करना है। इसका एक और पार्ट है, और पार्ट में दिया हुआ है, वॉल शोन बिलो, आपको एक वॉल दी हुई है जिसकी मेजर है 5 मीटर इन लेंथ एंड 4 मीटर हाइट। 5 मीटर लेंथ है, ऊपर को ये क्या है 4 मीटर है। देन उसने क्या बोला, द आउटर पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ अ यूनिफॉर्म विड्थ x मीटर विल बी पेंटेड। यहाँ से उसने क्या ले रखा है, ये आउटर है, मतलब हर साइड से क्या रखा है, यूनिफॉर्म हर साइड से उसने x मीटर ले रखा है। ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैं अभी शेड करने वाला हूँ एक दूसरे तरीके से, ये वाला पूरा हिस्सा ऊपर को भी इस तरीके से, इस पर उसने क्या करना है, पेंट करना है आउटर पोर्शन पे, जिसकी क्या है यूनिफॉर्म विड्थ है x मीटर, मतलब चारों ओर से वो, इधर से भी x है, इधर से भी x है, इधर से भी x मीटर है, इधर से भी x मीटर है। साथ में उसने बोल रखा है एंड सेंट्रल पोर्शन विल बी टाइल्ड, और ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको क्या करना है, आपने टाइल लगानी है इसमें। द टोटल बजट इंक्लूडिंग द टाइल्स एट 500 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, मतलब टाइल्स की जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 500 है, और पेंटिंग की 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने 200 दी हुई है। और आपको उसने बोला है कि इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में जो आपका टोटल बजट होना चाहिए वो 5,800 होना चाहिए, मतलब इससे टोटल बजट 5,800 दिया हुआ है। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है डायमेंशन ऑफ अ वॉल, इस वॉल की डायमेंशन है 5 और 4। सो एरिया ऑफ अ वॉल, मतलब इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, बेसिकली हमने क्या करना पड़ेगा, उसने क्या दे रखा है, इसकी टाइलिंग की कॉस्ट और इसकी पेंटिंग की कॉस्ट देखिए। तो आपको इस पूरे एरिया का क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया निकालना पड़ेगा, फिर 1 मीटर स्क्वायर टाइलिंग की कॉस्ट जितनी है उतने एरिया को आपको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये वाले में आपको पेंट करना है तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, इस पर आपको पेंटिंग के प्राइस 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी कॉस्ट और इसकी कॉस्ट को मिला के ही टोटल जो बजट बना है वो 5,800 बना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आउटर पोर्शन की, ये जो आउटर पोर्शन है जिसमें पेंट करना है और ये इनर पोर्शन जिसमें टाइल लगानी है, इनका अलग अलग क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने डायमेंशन ऑफ वॉल लिखी है, 5 और 4 हो चुकी है। पूरी एरिया का वॉल मतलब पूरी वॉल का एरिया निकाला है, बिकॉज रेक्टेंगल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 × 4 20 मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन ऑफ अ सेंट्रल पोर्शन निकालने, सेंट्रल पोर्शन भी हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ क्या होगी, जब ये पूरी क्या है x है, सॉरी ये पूरी 5 है, इधर से भी x कम कर देंगे, इधर से भी x कम कर देंगे, तो ये बीच वाले हिस्से की लेंथ आ जाएगी। मतलब 5 में से x को 2 बार कम करना है, इसलिए एक डायमेंशन आ गई, 5 में से 2 बार x कम कर दिया तो 5 - 2x। सिमिलरली ये पूरी 4 थी, मगर इधर से x कम कर दिया, इधर से x कम कर दिया, तो 4 में से 2x कम कर दिया है, तो अंदर वाले पोर्शन की डायमेंशन आ रही है 5 - 2x और 4 - 2x। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन सेंट्रल वाला जो पोर्शन है क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 2x × 4 - 2x मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी हम। फिर एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि हम पूरे पोर्शन का एरिया निकाल चुके हैं, ये मिड का एरिया निकाल चुके हैं, तो पूरे एरिया में से ये मिड वाला एरिया घटा देंगे तो ये बचा हुआ एरिया हमारा क्या आ जाएगा, बच जाएगा। तो हमने पूरे एरिया में से ये टाइल वाला एरिया घटाना है,
तो एरिया ऑफ अ आउटर पोर्शन मतलब जिसमें पेंटिंग करनी है उसका पोर्शन निकालने के लिए हमें टोटल एरिया ऑफ द वॉल में से सेंटर पोर्शन का एरिया क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ अ वॉल 20 निकला हुआ है, माइनस सेंटर पोर्शन का ये निकाल रखा था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 5 4 था 20, 5 का -2x से मल्टीप्लाई -10x, -2x का 4 से मल्टीप्लाई -8x, माइनस माइनस प्लस 2x का 2x से मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से 20 कट हो जाएगा, -10 -8 मिलकर -18 बनेगा, बाहर माइनस साइन है तो प्लस का 18 बन जाएगा, और ये प्लस का 4x स्क्वायर है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4x स्क्वायर। ये इस तरीके से होने वाला है। तो ये आपकी क्या हो गई है, आपको मिल चुका है सेंट्रल पोर्शन ये है जिस पे आपको टाइलिंग करनी है। मतलब इसको आपको 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसने टाइलिंग के 500 रुपये दी है, तो टोटल इतना इसको इतने एरिया में टाइल लगनी है, तो इसकी कॉस्ट को निकालने के क्या करेंगे, इस टर्म को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है उसकी आउटर पोर्शन की एरिया, और इस पोर्शन में हमने क्या करनी है, पेंटिंग करनी है। तो इतने मीटर स्क्वायर टोटल एरिया है, 1 मीटर का 200 रुपये दे रखा है, तो इतने का क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बेसिकली आपको इसमें 500 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 200 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है, आपका टोटल बजट बनेगा विच इज़ इक्वल टू 5800 उसमें गिवन दे रखा है। तो ये वो आ चुका है। तो 500 है, मैंने उस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया है बीच वाले से, और आउटर वाले से 200 का मल्टीप्लाई कर दिया। देन पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 2 0 2 0 2 0 कट हो चुके हैं। फिर हमने इक्वेशन सॉल्व करी है, सॉल्व करते करते हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये। फिर हमने क्या कर रखा है, फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद हमें यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रही है, 7/2 और x की वैल्यू 1। तो आप कैसे जज करेंगे कि x की वैल्यू 7/2 लेंगे या x की वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा था वो बाहर वाला पोर्शन ये था जिसकी 5 और 4 थी। अंदर वाला जब हमने डेवलप किया तो अंदर वाले की बनी आपकी 5 - 2x और 4 - 2x। ये क्या है, आपकी लेंथ और ब्रेथ है। तो आप चेक करिए कि कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए आपकी लेंथ और ब्रेथ क्या हो रही है। मतलब एक नंबर आ रहा है पॉजिटिव नंबर, 7/2 रख के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं 7/2 रखता हूँ, तो 5 - 2 × 7/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 5 - 7 का आंसर -2 आता है। मतलब लेंथ -2 तो नहीं हो सकती है। मतलब ये जो एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू रखने पे क्या हो रही है, ये आपकी पूरी साइज़ माइनस में चली जा रही है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। तो x बराबर 1 पे आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो x बराबर 1 आपका आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। 33 क्वेश्चन है, रेस्टोरेंट स्टोर्स आइसक्रीम इन अ बॉक्स विद अ डिस्पेंसर अटैच्ड फॉर फिलिंग आइसक्रीम कोन्स। उसके पास क्या है, आइसक्रीम का बॉक्स है और एक डिस्पेंसर है उसी के साथ अटैच किया हुआ, जो क्या करता है, फिलिंग आइसक्रीम कोन्स को फिल करता है उससे। द डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स एंड द आइसक्रीम कोन्स यूज्ड बाय रेस्टोरेंट एज शोन इन फिगर 1। ये क्या है आपका, ये आपका वो आइसक्रीम का बॉक्स है और ये कोन है जिसपे आपको भरना है। उसने क्या बोल रखा है, टू मेक ईच सर्विंग ऑफ डेजर्ट। मतलब वो एक बार जब डेजर्ट सर्व कर रहा है, द कोन इज फर्स्ट फिल्ड विद आइसक्रीम, सबसे पहले पूरे कोन को आइसक्रीम से फिल्ड कर रहा है। देन टॉप्ड विद अ हेमिस्फेरिकल स्कूप ऑफ आइसक्रीम, और इसके ऊपर क्या लगा रहा है, एक हेमिस्फेरिकल ऐसे स्कूप बना दे रहा है, जो उसके पास क्या है, डिस्पेंसर है निकालने के लिए उससे। ठीक है, इसी बॉक्स से। मतलब बेसिकली आपको इस बॉक्स से आइसक्रीम निकालनी है, पहले आपने पूरे कोन को भरना है, फिर ऊपर से एक स्कूप कर देना है, फिर अगेन दूसरा कोन बनना है, उसके ऊपर स्कूप करना है। तो उसने बोल रखा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डेजर्ट कैन बी सर्व्ड आउट ऑफ अ कम्प्लीटली फिल्ड बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। तो उसने बोला है कि ऐसे करते करते कितनी डेजर्ट आप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे, ये दिख रहा होगा क्यूबॉइड बॉक्स है, तो इसका क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स निकालेंगे। हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 40, ब्रेथ 30 है, हाइट 115 है। मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं करा है, जिससे आंसर किसमें आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब हम क्या मान रहे हैं, माना हमने पहली निकाली, पहली कोन भर गई, दूसरी निकाली, दूसरी कोन भर गई, तीसरी निकाली, तीसरी कोन भर गई। ऐसे करते करते माना हमने लेट से कितनी कोन भर गई है, हमारे पास n कोन्स भर गई हैं। तो हमने लिखा है लेट n बी द नंबर ऑफ डेजर्ट सर्व्ड आउट ऑफ अ कम्प्लीटली फिल्ड बॉक्स ऑफ आइसक्रीम। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, टोटल n डेजर्ट ऐसी कोन के बना सकते हैं। तो हमें पता है इसका जो वॉल्यूम होगा, आपको पता है जब भी किसी चीज़ के अंदर का क्या होता है, सामान क्या होता है दूसरे में ट्रांसफर होता है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ से सामान निकाल के इसके अंदर डालना है बेसिकली आप वॉल्यूम। तो मतलब इसका वॉल्यूम और एन जो हमने क्या बनी है, डेजर्ट बनाई है, उनका वॉल्यूम क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर क्या है, यहीं से निकाली हुई आइसक्रीम है। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स, जो ऐसे आपने एन कोन्स बनाए हैं उनका वॉल्यूम। तो मैंने ये लिखा हुआ है, एन को मैंने बाहर से ले दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ
इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ एन कोन्स का मतलब है कि एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसका एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन मैंने बाहर से ले लिया। वॉल्यूम ऑफ वन कोन कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी कोन का वॉल्यूम कैसे बन रहा है। सबसे पहले आपको ये सिलेंडर, मतलब ये जो कोन है, ये कोन तो भरना ही है, इसके ऊपर एक क्या लगाना है, हेमिस्फेरिकल स्कूप लगाना है। मतलब आपको हेमिस्फेयर का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और आपको कोन का भी वॉल्यूम चाहिए। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों के वॉल्यूम का मिला, दोनों के वॉल्यूम से मिला के हमारी क्या बन रही है, एक आइसक्रीम की कोन बन रही है। अगेन पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर रेडियस है, रेडियस उसने पूरी डायमीटर 7 दिया, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। 7/2, 7/2। एच क्या है, कोन की हाइट है, कोन की हाइट 12 दी हुई है, तो 12 यूज़ कर दिया है, प्लस 2/3, 22/7, 7/2, 7। आर की वैल्यू क्या है, रेडियस, अगर डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हेमिस्फीयर स्कूप की, 7/2। तो क्यूब करना था तो 7/2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। अगेन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते करते मैं यहाँ तक ले आया हूँ। टोटल वॉल्यूम आपने ऊपर लिखा हुआ है 40 × 30 × 115। तो जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। आपको एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब 12 को मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा, 22, 7, 19 को डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करें तो एन की जो वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्स 6 के बराबर आ रही है, 565.96। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, 5.96 का मतलब है कि 0.96 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, मतलब 565 कोन्स आप क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। जब आप क्या करेंगे, 1/1 इससे क्या करेंगे, अपनी एक एक आइसक्रीम बना रहे होंगे। देन अगले इसका ही एक और पार्ट है, A right circular cylinder water tanker supplies water to colonies on the outskirts of a city and to nearby villages। एक आपके पास क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर है वाटर टैंकर का, तो वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है वाटर को कॉलोनीज़ में, जो सिटी के बाहर आउटस्कर्ट बने हैं, वहाँ कॉलोनी जो बनी है सिटी के आउटस्कर्ट में, उन कॉलोनियों में पानी सप्लाई कर रहा है। साथ में जो है वहाँ के आसपास के जो गांव है उनमें भी पानी सप्लाई कर रहा है। इस तरीके का टैंकर है, मतलब इसके आगे पूरा ट्रक बना हुआ है, मगर मैंने सिर्फ ये टैंकर बना के उसकी क्या लिखी है, डायमेंशंस लिखी हैं। ईच कॉलोनी हैज़ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। हर कॉलोनी के अंदर क्या बना हुआ है, आपका एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक बना हुआ है, जिसकी डायमेंशन 7, 2 और 3 है। और इन विलेजेस में क्या हो रहा है, विलेजेस में पीपुल कम विद मटकास। पीपुल क्या आ रहे हैं, मटका की तरह, एक मटका है उस पर, उनके पास मटका है, वो क्या भर रहे हैं, अपने मटके को भर रहे हैं। स्फेरिकल क्ले पॉट, जो मटके का वो आपको दे रखा है शेप, वो स्फेरिकल वो दे रखा है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो, पानी भर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से डायग्राम दे रखा है, मतलब इसी टैंकर से आपको क्या बननी है, कॉलोनीज के टैंकर बनने हैं। और अगर एक एक जना आ रहा है तो एक एक जना अपने साथ क्या लेके आ रहा है, एक मटका लेके आ रहा है जो स्फेरिकल है, जिसकी डायमीटर आपको 42 दी हुई है। तो उसने पहली चीज़ पूछी है, हाउ मैनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर बी एबल टू सप्लाई। तो उसने क्या बोला है कि हाउ मैनी कॉलोनीज इन टोटल वुड वन फुल टैंकर, मतलब एक फुल टैंकर से कितनी कॉलोनियों को क्या हो सकता है, पानी सप्लाई हो सकता है। तो इसका आंसर हमने निकालते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। हमें पता है ये टैंकर से ही क्या हो रहा है, यहाँ पानी जा रहा है। मतलब अगेन आप मान सकते हैं कि क्या हमने क्या लिया, इसके मतलब हमारे पास एन टैंकर है, तो एन टैंकर्स का वॉल्यूम, और ये बड़े वाले टैंकर का मतलब ये एन क्यूबॉइडल टैंकीज का वॉल्यूम, और ये एक टैंकर का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। बेसिकली इसका वॉल्यूम ही हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक क्यूबॉइडल टैंक में डाल दिया, फिर हमने दूसरे में डालेंगे, फिर हम तीसरे में डालेंगे, तो ऐसे करते करते लेट से एन हो गया। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एन क्यूबॉइडल टैंक। मतलब बेसिकली जो इसका वॉल्यूम आने वाला है, आपने उस वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल ऐसे कितने टैंक आप भर सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम ये क्या है, सिलेंडर है, ये क्यूबॉइड है, तो हम फटाफट से क्या निकालते हैं, इनका वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर 220 मीटर क्यूब आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडेड वाटर टैंक निकालेंगे, तो वो क्या है, आपका एक क्यूबॉइड है, तो उसका फॉर्मूला LBH होता है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम LBH की वैल्यू रखेंगे 242 मीटर क्यूब आ रहा है। अगेन इस टोटल पानी को इसके साथ क्या करना है, मतलब ऐसे 42 करते हुए कितने पेयर बन सकते हैं पूछा उसने। तो 42 से क्या करें, इसको सीधे सीधे डिवाइड कर दें। तो टोटल कॉलोनीज के लिए क्या होगा, सिलेंडर को एक टैंकी के वॉल्यूम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ रहा है, 5.23 कॉलोनीज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 5 कॉलोनीज में पूरा पानी जा रहा है, फिर 6 कॉलोनी के थोड़ा थोड़ा हिस्से में पानी चले जा रहा है।
सेकंड में पूछा है उसने, इफ़ अ टैंकर सप्लाइज वाटर टू 3 कॉलोनीज, एक टैंकर है, यही टैंकर है, उसने क्या करा है, पहले 3 कॉलोनियों को पानी दिया है, देन गोज टू अ विलेज, वो विलेज में गया है जहाँ उसने क्या करा है, 400 पीपुल फिल देयर मटका, मतलब 400 लोगों ने क्या कर रखे हैं, एक जना एक मटका भरा है, तो 400 लोगों ने कितने 400 मटके भर लिए होंगे। तो उसने बोला है रफली हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंकर इन ऑल, तो उसने बोला है कि हर बंदे को, मतलब ये पीपल है जो, तो अप्रॉक्सीमेटली मतलब रफली कितना पानी उसने दिया होगा। तो आप एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा टैंकर था, अभी इसका वॉल्यूम हमने ऊपर निकाला है 220 मीटर क्यूब। सबसे पहले ये कहाँ गया, 3 कॉलोनी में गया। 3 कॉलोनियों में जाने का मतलब है कि 3 कॉलोनियों में से 3 टंकियाँ मिली होंगी, उसने 3 टंकियाँ पहले भरी होंगी, मतलब टोटल था 220 में उसने क्या किया, टोटल उसके पास था इसका 220। उसके बाद वो क्या गया है, 3 कॉलोनी में गया है, मतलब पहली कॉलोनी में भी उसे कितना पानी दिया होगा, 42 मीटर क्यूब, दूसरी में भी 42 मीटर क्यूब और तीसरी में भी 42 मीटर क्यूब। तीनों को जोड़ देंगे तो 42 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपके आने वाला है 126। मतलब उसने 220 में से 126 हिस्सा कहाँ दे दिया, 3 कॉलोनियों में दे दिया है, 3 कॉलोनीज में। उसके बाद वो कहाँ गया है, गांव में गया है जहाँ उसने 400 मटके भरे हैं, मतलब 400 पीपल्स को पानी दिया है, मतलब बेसिकली 400 मटके भरे हुए हैं। तो जब यहाँ से इतना पानी इसने दे दिया है, तो अब आपके पास कितना पोर्शन बचा हुआ है, 220 में से इतना क्या करेंगे आप, घटा देंगे, तो आपके पास 94 मीटर क्यूब क्या बचा है, पानी बचा हुआ है। अब क्या करना है आपको, अब ये उसने 94 मीटर क्यूब पानी कितने लोगों को दे रखा है, 400 लोगों को दे रखा है, तो आप लिखेंगे 94 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4000 पीपुल्स या 4000 मटके के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ 4000 मटके के बराबर ये जो है वॉल्यूम है, बिकॉज 126 तो उसने यहाँ कॉलोनी में दे दिया है, तो बचा हुआ लेके वो कहाँ गया है, विलेज में गया है। अब उसने बोल रखा है कि, फिर उसने यही पूछा था रफली हाउ मच वाटर इज सप्लाइड बाय द टैंकर इन ऑल, कितना कितना पानी दिया होगा। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 94/4000 आ जाएगा। मैं इसको, उसने वैल्यू भी दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, मगर हम उसको इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि लास्ट में आपको अपना आंसर किसमें निकालना है, मीटर क्यूब में ही निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मीटर क्यूब में फ़िलहाल नहीं बदल रहे हैं। या आपको यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 4000 वॉल्यूम ऑफ, हम तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 94/400 से डिवाइड करेंगे, तो वो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि मतलब हर बंदे को कितना कितना पानी गया होगा, क्योंकि आपने 4000 से डिवाइड कर दिया तो एक मटके का वॉल्यूम आ जाएगा, तो वही मटके का वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि उतना पानी आपका गया हुआ है। तो बेसिकली आपको 94 में 400 से डिवाइड करना है, तो उतने मीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। इसके बाद अभी 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को देखें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।